डियर स्टूडेंट्स, हमें निगमन करना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो हमने उसके लिए क्या किया कि हमने x और y धातु की दो समतल व समांतर प्लेटें लेते हैं जिनके बीच की दूरी जो है d है। प्रत्येक प्लेट का पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है और क्षेत्रफल a है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने क्या किया कि T मोटाई की कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दिया है जिसका परावैद्युतांक K है। अब इधर समझिए, हमने T मोटाई केवल इतने में दिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर है। जब कोई पट्टी इन प्लेटों के बीच में रखेंगे तो उसका संपर्क हमको किसी प्लेट से करना होगा। तो ये जो T मोटाई की प्लेट रखी गई है वो या तो Y के साथ संपर्क में है या तो X के साथ संपर्क में है। तो अभी हमने इसको Y के साथ संपर्क में दिखाया, मतलब यहाँ तक पूरा T मोटाई रहेगा, लेकिन उसको केवल यहाँ दिखाया गया है। तो हमने क्या किया कि जो T मोटाई की प्लेट है वो पूरे में इतना है, लेकिन उसको पूरे में न दिखा के केवल हमने इसको यहाँ दिखाया है। अब अगर ये T मोटाई इतना होगा, दोनों के बीच की दूरी D है, तो फिर यहाँ कितना बचेगा जहाँ निर्वात है D माइनस T। ये इतना पूरा परावैद्युत पदार्थ हो जाएगा। यहाँ जो बीच में खाली स्थान बच रहा है उसमें निर्वात या वायु रहेगी। तो हमको यहाँ पर जो है इसको दो भागों में करना होगा, एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के लिए, दूसरा जो है निर्वात के लिए। तो अब हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम सबसे पहले परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के लिए उसको देखेंगे। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे सब। अब हम इसको हमें ये करना होगा, सबसे पहले परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम ज्ञात करेंगे परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पर परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ज्ञात करेंगे। तो गॉस की प्रमेय में इसका निगमन हम कर चुके हैं। दो समांतर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर सिग्मा बटे K एप्सिलॉन 0 होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे E बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0। सिग्मा होता है Q बटे A के बराबर। अब ये आ जाएगा Q अपान K A एप्सिलॉन 0, इतना हो जाता है। अब परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पर कितना विभवांतर होगा या कितना विभव उत्पन्न हो रहा है। तो अब आगे हम ज्ञात करेंगे परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पर उत्पन्न विभव। आगे हम अब ज्ञात करेंगे परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पर विभव कितना होगा। विभव यदि पट्टी की मोटाई T हो, यदि पट्टी की मोटाई हम क्या माने T हो। अब हम जानते हैं सूत्र होता है E बराबर V बटे D। तो यहाँ से हो जाएगा V1 बराबर E1 इंटू T हो जाएगा। E बराबर V बटे D
या E1 बराबर V1/T1, तो हमने V1 लिखा, E1 इंटू टी हो गया। तो V1 बराबर हो जाएगा Q/KA/0 इंटू टी हो गया। अब इसके बाद हम निर्वात के लिए करेंगे। अब हमें ज्ञात करना है निर्वात पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निर्वात पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निर्वात पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के का मान 1 होगा। E2 बराबर हो जाएगा Q/A/0। अब निर्वात पर कितना विभव होगा? निर्वात पर प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव। तो अगर हम निर्वात पर प्लेटों के बीच की दूरी देखें तो उसमें d-t है, तो V2 बराबर हो जाएगा E2 इंटू d-t। ये हम ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, E बराबर V/d से। इसका प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। अब परिणामी विभव निकाला जाएगा। परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो जो V का मान है Q/KA/0 इंटू टी। Q/KA/0 इंटू टी प्लस यहाँ E2 का मान रखना है। तो E2 का मान जब रखाएंगे तो ये बन जाएगा Q/A/0 इंटू d-t। अब इसको यहाँ रख देना है, तो प्लस हो गया Q/A/0 इंटू d-t। ये हो जाता है। तो यहाँ से हम कॉमन करा सकते हैं। तो V बराबर हमने यहाँ से कॉमन किया Q/A/0 को, तब यहाँ पर आता है T/K प्लस d-t। अब हम धारिता निकालते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो C बराबर होता है Q/V। V का मान रखेंगे तो Q/A/0 इंटू d-t प्लस T/K। Q से हमने Q को कैंसिल कर दिया, तो C हो जाएगा, ये A/0 ऊपर पहुंच जाएगा, A/0 बटे d-t प्लस T/K। इतना सूत्र होगा जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो। अब इसमें कुछ स्थितियां होती हैं, तो उसमें पहली स्थिति की हम चर्चा करेंगे। इसमें जो पहली स्थिति है, यदि प्लेटों के बीच
संपूर्ण स्थान पर परावैद्युत पदार्थ की पट्टी हो। यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा हो। परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अभी हमने टी मोटाई पर माना था, अब उसको हमने पूरे स्थान पर भर दिया, तो उस स्थिति पर क्या होगा कि टी हमारा डी के बराबर होगा, अर्थात सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन 0 बटे डी माइनस टी अर्थात डी, और प्लस टी, तो टी की जगह पर हम डी रख देंगे अपान के, तो डी में डी घटाएंगे 0 आ जाएगा। ए एप्सिलॉन 0 बटे 0 प्लस डी बटे के, तो 0 में डी बटे के जोड़ेंगे, डी बटे के रहेगा, के ऊपर पहुंच जाएगा, अर्थात के ए एप्सिलॉन 0 बटे डी इतना हो जाता है। दूसरा, तो दूसरा इसमें होता है यदि प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो। यदि प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो, अर्थात जो पट्टी रखी गई है उसको वहाँ से हटा दिया जाए, तब उस स्थिति पर टी हमारा 0 बराबर होगा, अर्थात इसको C0 लिखेंगे। ए एप्सिलॉन 0 बटे डी माइनस 0 प्लस 0 बटे के, ये हो जाएगा, और तो ये आएगा ए एप्सिलॉन 0, डी में 0 घटाया डी प्लस 0, तब ये इसका मान हमें प्राप्त होगा ए एप्सिलॉन 0 बटे डी, तब ये प्राप्त होगा। तीसरा होता है यदि प्लेटों के बीच किसी धातु की पट्टी रखी हो। किसी धातु की पट्टी हो, तो हमने बताया था कि धातुओं के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, अर्थात के बराबर इनफाइनाइट। अब सी का जो मान होगा वो ए एप्सिलॉन 0 बटे डी माइनस टी और प्लस टी बटे के, तो के का मान इनफाइनाइट, तब ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन 0 बटे डी माइनस टी बटे अनंत होता है तो उसका मान 0 हो गया, अर्थात हमें सी का मान प्राप्त होगा ए एप्सिलॉन 0 बटे डी माइनस टी। तो इस प्रकार से हम ये 3 सूत्र इसमें प्राप्त करेंगे। पहला होता है यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा जाए, तब उस स्थिति पर टी हमारा डी के काम बराबर होगा। दूसरा होता है यदि प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो, तो निर्वात या वायु मतलब पट्टी को वहाँ से हटा दिया गया, तो टी बराबर 0 हो जाएगा। इसको हल करने पर एप्सिलॉन 0 बटे डी आएगा। तीसरा होता है यदि प्लेटों के बीच किसी धातु की पट्टी रखी हो, तब हम जानते हैं धातुओं के लिए परावैद्युतांक अनंत होता है, तब सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन 0 बटे डी माइनस टी। तो इस प्रकार से इसमें 3 बिंदु चलेंगे।